हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम क्या भी कहते हैं, अनुपात व समानुपात। ठीक है, तो आज पहले थोड़ा सा हम इसको बेसिक समझ लेंगे। ठीक है, नेम से रिलेटेड टर्म इसका समझ लेंगे कि इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। ठीक है, और उसके बाद इसके बारे में थोड़ी बेसिक हम डिस्कशन कर लेंगे, छोटी मोटी बातें हम जान लेंगे। ठीक है, अब ऐसा होगा कि कुछ बच्चों को वो ऑलरेडी पता होंगी चीजें। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो उसे हम ऐसे कंफ्यूजन में नहीं छोड़ेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो 5 मिनट का टाइम लेकर हम उस चीज को यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो अगर मैं कभी क्वेश्चन कराऊंगा आगे और मुझे वो छोटी बात अगर यूज में लेनी है, तो मुझे ये कंफर्म रहेगा कि आपको वो चीजें पता है। ठीक है, तो पहले हम उन चीजों को जान लेते हैं। तो देखो, रेशियो का क्या मतलब है कि हम अगर दो नंबर का रेशियो निकाल रहे हैं, तो सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर ये p बाई क्यू में लिखा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अनुपात को दिखा रहा है। तो ये अनुपात होगा। और प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब दो रेशियो बराबर हो, जैसे p बाई क्यू बराबर होगा a बटे b के, तो ये भी एक अनुपात है और ये भी एक अनुपात है। तो जब दो अनुपात समान हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो ये तो नाम में ही क्लियर है कि समान है जो अनुपात, समान अनुपात। ठीक है, तो जब दो अनुपात बराबर होंगे तो उसे समानुपात बोलेंगे। और अनुपात को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वरना दर्शाएंगे कैसे? तो देखो, p रेशियो मतलब दो बिंदी से और q, तो ये अनुपात को दिखा रहा होगा, जिसका मतलब क्या होता है? p बाय q होता है। ठीक है, ऐसे ही समानुपात को हम किस तरह से दर्शाएंगे? तो देखो, अनुपात को हमने दिखाया p बाई क्यू से, a बाई b को अगर मुझे दिखाना है तो मैंने a अनुपात b लिखा। अब ये जो समान अनुपात दिखा रहा है ना, इसके लिए हमें दो बिंदियां लगानी पड़ेंगी इस तरह से। तो ये वाली चीज क्या बोल रहा होगा? समान अनुपात, समानुपात। ठीक है, अब इस पूरे को अगर हमें रीड करना होगा तो क्या करेंगे कि p अनुपात q समानुपात है a अनुपात b के। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रीड कर लेंगे। तो आगे के लिए हमें चीजें क्लियर रहेंगी और इस चीज को हम बाद में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी अगर इसमें हम बात जाने कि अगर कोई अनुपात p अनुपात q है, देखो सबसे पहले तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर p और q अनुपात में है ना, तो ये दोनों ही एक तरह की वैल्यू होंगी, मतलब एक ही तरह की वैल्यू होंगी। इस तरह का क्या मतलब है? एक ही तरह की वैल्यू होंगी, मतलब कि अगर p किसी की आयु को दिखा रहा है या फिर किसी की एज को दिखा रहा है, तो q भी उस समय किसी की आयु को या एज को ही दिखा रहा होगा। ठीक है, अगर P किसी समय किसी के वेट को दिखा रहा है, किसी के वजन को दिखा रहा है, तो Q भी उस समय उस किसी के वेट को या फिर वजन को दिखा रहा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो, अनुपात का क्या मतलब है, मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, जैसे 20/25, 20/25 मैंने लिया। ठीक है, तो क्या ये इस समय अनुपात में है? हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इसे अनुपात में करना होगा तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है, जो गुणांक है, उन्हें हटाना होगा। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे 4 into 5 और इसे 5 into 5 लिख सकता हूं। 4 गुना 5 और इसे 5 गुना 5 लिखा, तो देखो 5 दोनों में ही क्या था? कॉमन था, तो मैंने काट दिया। तो ये मेरे पास अब जो अनुपात बना ना, 4:5 बना। ठीक है, तो अनुपात के लिए यहाँ पर एक कोफिशिएंट होता है, एक गुणांक होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब दो अनुपात में हम दो वैल्यूओं को कंपेयर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक ही तरह की वैल्यू को तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही तरह की वैल्यू को हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू हम लेंगे वो एक ही तरह की लेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक गुणांक जो कॉमन होता है, तो यहाँ हमेशा एक गुणांक बैठा ही होगा, जिसे हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर किसी और वेरिएबल से कर दें। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कोफिशिएंट होगा जिसे हम दिखाते नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा, अब कैसे होगा, मतलब क्या है इस चीज का, तो उसको भी देख लेते हैं। कि जैसे ये 20/25 था, तो इससे मुझे आया, लेकिन यही रेशियो हमारा कैसे भी मिल सकता था, हम देख लें इसे। तो 12 और 3 5 15, इससे भी मुझे मिल सकता था, इससे भी यही अनुपात बनता। कैसे? कि देखो, ये 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, तो भी 4/5 ही मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इनके पास हमेशा एक एक गुणांक होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो p बाई क्यू है, ठीक है, p बाई क्यू है, तो अगर मैं इन दोनों को किसी एक समान वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लो कि मैं इसे a से और इसे भी a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी इनका अनुपात क्या होगा? समान ही होगा, जो पहले था वही रहेगा। इससे इनके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर है, ये बात समझ गए। तो बस इतना ही हमें अनुपात समझना था, बाकी समानुपात के लिए हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे कि समानुपात होता क्या है। इसके जो रिजल्ट निकलते हैं ना, जो इसके रिजल्ट निकलेंगे ना, वो बहुत काम के होते हैं। जैसे हमने पहले एक रिजल्ट पढ़ा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, तो ये बहुत काम का रिजल्ट होता है इसका। तो समानुपात क्वेश्चन को, कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत एलजेब्रा में क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देता है और बहुत इजीली वो सोल्व हो जाते हैं छोटे टाइम में, कम टाइम में, ठीक है। तो इसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात हमने जाना कि अनुपात होता क्या है, किस तरह की वैल्यू का होता है। अब इस पर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सीधे ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को, किस तरह से कर सकते हैं। पहले आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करें, सोल्व करें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन पर जाएं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट कर कर दिखा देता हूं कि इसे हम सीधे ही कैसे कर सकते हैं। कि देखो हमें यहाँ पर a अनुपात b दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है, और हमसे पूछा है a अनुपात c। मतलब यहाँ जो पहले बैठा है और जो बाद में बैठा है उसका अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम करते क्या है, देखो हमें a अनुपात b दिया हुआ है और b अनुपात c दिया हुआ है। तो जब भी हमें ये पहले वाली वैल्यू और यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू का अनुपात पूछा है ना, तो इसे सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो कि a मल्टीप्लाई बाई b अनुपात होगा b मल्टीप्लाई बाई c के। तो b से तो b कट गया, तो a अनुपात c ही हमें डायरेक्ट मिल जाता है। इस चीज का मतलब क्या था कि देखो 7 अनुपात 9 था, ठीक है, 5 अनुपात 7 था। यहाँ पहले वाली सीट पर ए बैठा है और यहाँ आखिरी सीट पर सी बैठा है। तो मुझे जो अनुपात मिलेगा वो ए अनुपात सी का ही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैंने यही बताया, जो पहले होगा और जो आखिरी में होगा, बस आपको क्या चलना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो देखो 7 पंजे 35, ठीक है, अनुपात 9 7 63। तो देखो 7 तो यहाँ पे वैसे भी कॉमन था, हम इसे सीधा भी काट देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये 5 अनुपात 9 मेरा किसका अनुपात होगा, ए अनुपात सी का अनुपात होगा। तो ये मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इसे सीधा भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसे दूसरे मेथड से अगर हमें करना हो, तो हम इसे डिटेल में अगर समझे कि ये क्वेश्चन था क्या और हमने किया क्या है। तो देखो यहाँ पर ये था कि मुझे ए का अनुपात दिया हुआ था बी से, ए का अनुपात दिया हुआ था बी से, और मुझे दोबारा दिया हुआ था बी का अनुपात सी से। तो मुझे बी का अनुपात सी से दिया हुआ था। अब अगर मैं इन दोनों अनुपातों को देखूं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर बी दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर बैठा होगा वही भी तो यहाँ पर बैठा होगा। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 9 है, और यहाँ b की वैल्यू 5 है। तो ये होनी तो क्या चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 9 है, ये 5 है, तो मुझे इन दोनों को बराबर करने के लिए इसे 5 से और इसे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ 7 बैठा था और यहाँ भी 7 बैठा था। मैंने इस ऊपर वाले रेशियो को, क्योंकि ये तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि रेशियो में, अनुपात में, तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इसे भी 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वाला रेशियो किससे मल्टीप्लाई किया था, 9 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना, 7 पंजे 35, और ये वाला रेशियो क्या बना, 9 7 63, और 7 से जब इसे काटा तो 5 रेशियो 9 इसका फाइनल रेशियो निकल कर आ गया। तो 5 रेशियो 9 इसका सीधा निकल कर आया। तो यहाँ पे जो कॉमन होता है ना, जो रेशियो में कॉमन वैल्यू बैठी है, बस उसको हमें चेक करना होता है, उसे हमें बराबर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन में उसकी तो एक ही वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पर बैठा है वही भी तो यहाँ पर है, वरना अलग वेरिएबल होता है ना। तो इनको बराबर किया और हमें जो रेशियो चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब क्या हमें सिर्फ ए और सी का रेशियो मिला, नहीं, हमें यहाँ पर रेशियो जो मिला ना, वो देखो ए रेशियो, यहाँ पर ए था, ये बी था और ये सी था। ए को लिखा, बी को लिखा और सी को लिखा। तो बी कितना निकल कर आया, 9 पंजे 45 रेशियो ये। तो मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी मिल गया। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता, अगर यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जाता, तो मैं इसे ऐसे करता और ये ऐसे भी मिल जाता। तो यहाँ से हमें क्या ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं मिलता है, मिलता है। उस चीज को भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ से कैसे मिलता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने बताया है कि हमें पहले वाली वैल्यू और आखिरी में अगर रिलेशन चाहिए तो ऊपर से नीचे चलते चले जाओ दोनों की तरफ, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा होता क्यों है वो भी हम समझ लेते हैं। तो इसे हटाते हैं एक बार। तो देखो हुआ क्या था कि हमें ए रेशियो बी दिया हुआ था, हमें बी रेशियो सी दिया हुआ था, ठीक है। हमने किया कि जब इसे ऐसे गए तो ये हमें a मल्टीप्लाई बाय बी मिला, ठीक है, अनुपात में।
तो ये ए वाली वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मुझे इस बी से इस बी तक जाना था, ठीक है, क्योंकि मुझे बी भी चाहिए। तो बी कहाँ कहाँ है, बी यहां से यहां पर है, ठीक है। तो बी मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये मुझे मिला, ठीक है। फिर रेशियो मैं ऊपर से नीचे आया तो बी मल्टीप्लाई बाय सी मिला, ठीक है। हुआ क्या था कि यहाँ पर फिलहाल दो अलग अलग बी बैठे थे, ये और ये दोनों अलग अलग वैल्यू थी। यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 5 था। तो मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अगर इस वाले बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है। या फिर अगर मैंने किया क्या है, देखो अगर मैं इनको यहाँ पर b1 लिख दूं और यहाँ पर b2 लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी ये बात, कि जब मैंने ये ऐसे मल्टीप्लाई किया तो पहले वाले रेशियो को मैंने दूसरे b से मल्टीप्लाई कर दिया है, और दूसरे वाले रेशियो को मैंने पहले वाले b से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो कैसे, यहाँ से जब मैं नीचे आया तो a मल्टीप्लाई बाय b2 बना, यहाँ से मैं आया तो b1 मल्टीप्लाई बाय b2 मिला। तो देखो पहले वाला रेशियो हमारा b2 से मल्टीप्लाई हो गया है दोनों ही केसों में। इसी तरह से जब मैंने दूसरे वाले रेशियो को देखा तो ये दूसरा वाला रेशियो भी किससे मल्टीप्लाई हो गया था, ये b1 से मल्टीप्लाई हो गया था। तो ये तो हो ही रहा था b1 से मल्टीप्लाई। तो कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पर किया है ना, कि ये दोनों रेशियो को हमने बराबर कर दिया, जो कॉमन वैल्यू थी वही हमने यहाँ पर किया है। अच्छा, अब ये मिला कैसे कि ये वाला रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो a बाय b हमने मल्टीप्लाई अगर कर दें इस वाले रेशियो से, इस वाले रेशियो को अगर मैं इस वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे फाइनली मिल क्या जाएगा, a बाय सी। तो यही हमने किया, 7/9 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5/7 से, तो 7 कट गया और ये 5/9 मुझे फाइनल आंसर मिल गया। और ये रेशियो किसका होगा, a बाय सी का होगा, ठीक है। जरूरी नहीं दो रेशियो दिए हुए हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर 3 है तो भी हम इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हमने 2-3 तरीके समझे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 रेशियो हैं, ठीक है। तो हम तीनों ही तरीके से करेंगे। हमें ए रेशियो डी चाहिए। ए रेशियो डी मतलब मुझे पहले वाला और लास्ट वाले में रिलेशन चाहिए, क्योंकि ए बी सी डी 4 वैल्यू है मेरे पास, मुझे पहले और लास्ट वाले में रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ नहीं, मुझे ये करना है कि पहले मैंने इसको इस तरह से लिखा 3 4 5 7 8 9, ठीक है। अब मुझे पहले इस ए में और इस डी में अगर रिलेशन चाहिए तो मैं इसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करता हुआ ले आऊंगा और मुझे फाइनली ए और डी में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो पहले हम इसमें से जो कॉमन वैल्यूज है ना उनको काट सकते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो 5 2 जा 10, ठीक है, और ये 3 7 जा 21। तो ये मुझे किसका रेशियो मिलेगा, ए रेशियो डी का मिलेगा। इसको हम कैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि ए रेशियो बी हमें दिया हुआ था, इसका मतलब ए बाय बी होता है, मल्टीप्लाई बाय बी रेशियो सी हमें दिया हुआ था, इसका मतलब बी डिवाइड बाय सी, और इसका मतलब क्या होगा, सी बाय डी। तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ए बाय डी, जो कि रेशियो होगा ए रेशियो डी का। तो ऐसा ही मैंने किया। तो देखो ए बाय बी मतलब 3/4, बी बाय सी मतलब 5/7, सी बाय डी मतलब 8/9। तो देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, 7 तिया 21। तो ए रेशियो डी मुझे कितना मिल गया, 10 रेशियो 21, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यहां से भी यही रिजल्ट मिला। तीसरा हम जो मेथड हम समझे थे, बेसिक मेथड जो हमारा था, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। क्या होगा कि यहाँ पर 4 वेरिएबल है, मैंने चारों वेरिएबल को लिख लिया, ठीक है। ए बी का रेशियो हमें कितना दिया हुआ था, 3:4। बी और सी का रेशियो हमें कितना दिया हुआ था, 5:7। और हमें सी और डी का रेशियो दिया हुआ था, ये था 8:9। हमें करना क्या है, देखो यहाँ इस रेशियो के लिए यहाँ पर ये सी की वैल्यू कॉमन है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। तो मैंने क्या किया, इसको 8 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। जब ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। इसे मैंने अगर 8 से मल्टीप्लाई किया है तो इस रेशियो को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये कितना बन गया है, 40। तो मुझे इसे भी 40 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है बी। तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये 3 इंटू 10 कितना होगा, 30 होगा। ये 40 होगा, ये 56 होगा, और ये कितना होगा, 9 7 63। तो मुझे इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। तो देखो 3
10 जा 30 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये 21। तो मेरे पास ए का और मुझे डी का रेशियो चाहिए था, वो कितना मिल गया, 10:21 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमने 3 तरीके जाने इस क्वेश्चन को करने के, जो आसान है उसे हम कर लेंगे ट्राई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे ए बी सी डी का तीनों का चारों का रेशियो चाहिए होता तो मैं ये इस चारों के रेशियो को दिखा सकता था। दूसरा क्या होगा कि हम यहाँ से भी इस चारों के रेशियो को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उस चीज को भी हम देख लें। तो यही इस चीज को हम देख लेते हैं कि ये 3 5, इसको हटाते हैं पहले, फिर इसको पूरे को देख लेते हैं यहाँ पे कि देखो हमें क्या दिया हुआ था, 3:4 दिया हुआ था, हमें 5:7 दिया हुआ था, हमें 8:9 दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ था। हमें चाहिए ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, 8 डी। ठीक है, हमें इन चारों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इन चारों का अनुपात बताने के लिए ए कैसे मिलेगा, ऊपर से बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसे इजी बना लेते हैं थोड़ा, वही सेम चीज कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ये 3 था, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये कितना बनेगा, ए की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, अब मुझे बी चाहिए, तो बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो मैं बी से बी तक गया, 5 चौका 20 और फिर नीचे चला जाऊंगा। सॉरी, अब ये 1 बन चुका है, तो 5 1 जा 5 और ये 2 है, तो ये 10 बनेगा। ठीक है, 5 2 जा 10। आगे हम चलें, अब हमें चाहिए सी, तो सी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा, तो मैं यहाँ से सी पर आया और ऐसे चला गया, तो 7 2 जा 14। और अब मुझे डी चाहिए, तो डी के लिए मुझे यहाँ से ऊपर से, देखो स्टार्ट मुझे ऊपर से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी मैंने जब सी चाहिए था तो ऊपर से आया, सी यहाँ पर मिला और फिर सी यहाँ पर मिला, तो मैं सी से सी की तरफ चला गया, तो ये यहाँ पर 1 था, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो सी की वैल्यू क्या मिली, 14 मिली। मुझे डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 तिया 21। ठीक है, तो ये मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम चारों अनुपात निकाल सकते थे और ऐसे भी हम चारों अनुपात निकाल सकते थे। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन अब हम सीधे भी कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें, तो यहाँ पर हमें एक्स वाई का और वाई जेड का अनुपात दिया हुआ है। हमसे बोला क्या है, हमें तीनों का अनुपात दिखाना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी किया, तो हमें इसे अगेन तीनों ही मेथड से ट्राई कर लेते हैं। तो देखो 1:3 और 1:2 हमें दिया हुआ है, ये ए को, ये बी को और ये सी को, या फिर एक्स को, ये वाई को और ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दर्शा रहा होगा। तो अगर मुझे एक्स चाहिए तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये 1 मिल जाएगा। वाई मुझे चाहिए तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 3 मिलेगा। और मुझे जेड चाहिए तो 3 2 जा 6 मिलेगा। तो एक्स वाई और जेड का अनुपात मुझे 1:3:6 मिल जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारे दूसरे मेथड को अगर हम ट्राई करें, तो एक्स वाई जेड को हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स वाई का अनुपात 1:3 है और वाई जेड का अनुपात 1:2 है। मुझे y को बराबर करना होगा, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1:3:6 बन जाएगा। तो इससे भी हमारा 1:3:6 मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सीधे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चले, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ए बी सी की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वो एक्चुअल वैल्यू होगी, नहीं होगी। इनके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। जैसे ही हमने अभी बेसिक जब समझा था तो जाना कि इनके साथ एक कोफिशिएंट होता है जो कैंसिल आउट होकर हमें ये वैल्यू 3:4:7 दे देता है। ठीक है, वो कोफिशिएंट हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और जरूरत भी नहीं पड़ती है कभी। कैसे कि देखो यहाँ मुझे ए बी और सी दिया हुआ है और पूछा अनुपात में ही है, तो क्या रियल वैल्यू यहाँ पर कोई दिक्कत करेगी, नहीं करेगी। देखो यहाँ पे हमें अनुपात पूछा है कि अनुपात बताइए, हिंदी में मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा, कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी ये हो, 3:4:7 हो, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप इसे ट्राई कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन पर जाएं। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, मुझसे ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात सी के साथ पूछा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 7 3 10 और 14। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ।
अगर इनके साथ कोई कोफिशिएंट के होगा तो यहाँ पर भी वही कोफिशिएंट होगा जिसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। चलो लेकर चल लेते हैं कि मैं मान लेता हूं इनके साथ कोई कोफिशिएंट के बैठा है समझने के लिए, ठीक है, और मुझे उसका अनुपात सी के साथ चाहिए। तो मैंने जब सबको ऐड किया तो ये 14 के बना और सी का मान क्या था 7 के था, तो के से के अगेन कट जाएगा और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो मुझे ये के तो कटना ही है, तो इसे मानने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी हमें अनुपात निकालना है तो हम ये कोफिशिएंट को कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 बनता है a प्लस बी प्लस सी और c कितना होता 7, तो भी 2 अनुपात 1 ये मेरा क्या आ जाता, फाइनल आंसर आ जाता, जो कि पहला ऑप्शन करेक्ट होता। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमें a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है और हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी का अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी के अनुपात क्या होगा, हमें बताना है, ठीक है। तो वही a प्लस बी प्लस सी अगर हमें चाहिए तो इनको जोड़ देते, 7 3 10 और 5 15। 2a प्लस बी माइनस सी, देखो इस बार यहाँ पर 2a है, तो 2a है तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 प्लस b, तो b कितना है 3 है, तो 14 प्लस 3 कितना होगा 17, और c को माइनस करना है तो 17 माइनस 5 कितना होगा 12, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो इसका जो अनुपात आएगा वो 5 अनुपात 4 होगा। तो यहाँ पर जो हम समझा रहे हैं वो क्या समझा रहे हैं कि जो यहाँ पर अनुपात है तो जरूरत पड़ने पर हम उसे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो होगा क्या अगर हम इसे समझे कि ऐसा क्यों हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का अनुपात अगर हम निकालेंगे और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट k को लेकर चले तो ये 15 के बनेगा अनुपात। ये 2a है तो a की वैल्यू इस समय क्या है 7 के है, 7 के है, और अगर मुझे 2a चाहिए तो 7 को 2 से गुना कर देंगे तो 14 के बन जाएगा a। b क्या होगा 3 के ही होगा और c क्या होगा 5 के ही होगा, ठीक है। मुझे अब चाहिए क्या 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी, तो ये तो 2a ना, तो 2a प्लस बी, तो ये तो 17 के बना, और उसमें से अब c को माइनस करना है तो इसमें से मैं 5 के माइनस कर दूंगा तो ये 12 के बन जाएगा, तो यहाँ पर 12 के आ गया, तो के से तो के फिर भी कट गया, तो हम इसे सीधे ही सोल्व कर लेंगे। तो इन चीजों से नहीं कि यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है गुना हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो ठीक है इसे हम सीधे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना रेशियो और प्रोपोर्शन पे, अनुपात और समानुपात पे, वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और उनके भी शॉर्ट मेथड जानेंगे कि सीधे ही हम उनको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8, कि 2 नंबर का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:8 है, और ये भी बताया कि जो उनका अंतर है ना वो 115 है। तो देखो अगर ये 2 नंबर होते तो इनका अनुपात कितना होता 5 यूनिट, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 115, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें 23 मिल गई। हमें छोटी संख्या बतानी है। अब बताओ ये 2 संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी 3 होगी, तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 69 ही हमारी कौन सी वैल्यू होगी, छोटी संख्या होगी जो हमसे पूछी है। अगर बड़ी संख्या पूछी होती तो मैं 8 निकाल लेता, 8 इंटू 23, ये मेरा फाइनल आंसर होता, ठीक है। इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी के पास 2:1 में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी ये हमें बताना है। तो आपने ये ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को और आपका आंसर आ गया होगा। अब हम एक बार इसे देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसे करेंगे। कि देखो ए के पास और बी के पास जो पैसे थे वो कितने थे, 2:1 में थे। अब हुआ क्या, ए ने कुछ रुपए बी को दे दिए, कितने रुपए 2 रुपए दिए। अब उनके पास कितने रुपए आ गए, 1:1। अब एक बात बताओ, लोग यहाँ पर 2 ही हैं, ठीक है। ए के पास पहले कुछ रुपए थे, बी के पास कुछ रुपए थे, ए ने बी को दे दिया, तो जो पैसा ए के पास था पहले अब वो बी के पास चला गया, तो दोनों के पास तो बराबर ही पैसे होंगे। बस फर्क क्या होगा कि पहले ए के पास ज्यादा थे, अब बी के पास चला गया है वो 2 रुपया, ठीक है। तो पहले 3 रुपए थे इनके पास, अब उनके पास 2 रुपए ही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि इन दोनों ने अपने पैसे कहीं किसी को दिए हो, रहे तो इन दोनों के ही पास है। तो ये जो दोनों के पास जो पैसा है वो तो बराबर होना चाहिए, तो इसे हमें पहले बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब दोनों के पास कितने रुपए बने, ये 4 रुपए बना और इसके पास 2 रुपए बना, इसके पास 3 रुपया बना और
इसके पास 3 रुपए बना। तो जब ए ने बी को 2 रुपए दे दिए तो अब दोनों के पास बराबर बराबर हो गए, 3:3 में पैसे आ गए। ठीक है, अब देखो इनमें अंतर कितने का, 1 का, क्योंकि इसने 2 रुपए दिए हैं तो पैसे तो कम हुए होंगे। ये पहले अनुपात किसको दिखा रहा है कि पहले जो इन दोनों के पास पैसे थे ना, उनका अनुपात क्या था, ये बाद का अनुपात है। जब ए ने कुछ पैसे मतलब 2 रुपए बी को दे दिए तो उसका अनुपात 4 से 3 हो गया, मतलब 1 यूनिट उसने दिया है, जबकि दिया उसने कितना है, 2 रुपए दिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए। हमें बताना है कि पहले उनके पास कितने रुपए थे, तो पहले तो उनके पास 4:2 में थे, तो 4:2 का मतलब है इसके पास 8 रुपए होंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर दिया और इसको भी 2 से, और इसके पास 4 रुपए थे। तो ये सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, ए के पास 8 रुपए थे, बी के पास 4 रुपए थे। जब ए ने बी को 2 रुपए दे दिए तो अब दोनों के पास 6 रुपए हो गए, बराबर पैसे आ गए, और ये अनुपात भी यही चीज दिखा रहा है। तो हमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, बाकी इन पर अच्छे क्वेश्चंस बाद में देखेंगे इसी कंसेप्ट पर जो ये मैंने लिया। बाकी है कि इंट्रोडक्शन के टाइप से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया कि अच्छे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें m अनुपात n दिया हुआ है कि 3:2 है, और हमसे पूछा है, तो देखो इसका मतलब क्या है, हमें 3m + 5m अपॉन 3n + 5n पूछा है। तो मैं इसको 8m अपॉन 8n में भी तो लिख सकता हूँ, तो 8 से 8 कट जाएगा, मुझे फाइनली बताना क्या है, m/n, और m/n तो मुझे दिया हुआ है 3:2, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हम सीधे भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर 3:2 होगा, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर देख लेते हैं कि हमें P अनुपात Q दिया हुआ है, हमें R अनुपात S दिया हुआ है, हमें T अनुपात U दिया हुआ है, जो कि है 2:3। ठीक है, हमसे पूछा है 2P + 3R + 4T डिवाइड बाय 2Q + 3S + 4U। देखो होता क्या है कि अगर मुझे P अनुपात Q दिया हुआ है तो मैं इन्हें दोनों को एक समान संख्या से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, गुना कर दूं, तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 2:3 है। तो अगर मैं इसे ऊपर 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसके अनुपात में इसमें 2:3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएंगे अगर ऐसा करना है तो। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देखो हमें P अनुपात Q दिया हुआ था, तो 2P और 2Q का जो अनुपात होगा वो भी यही होगा, है ना, और ये तीनों ही अनुपात बराबर भी हैं। तो जब बराबर होना, तो इस तरह का अगर हमसे क्वेश्चन पूछा हो तो देखो P अनुपात Q, R अनुपात S और T अनुपात U ये बराबर होगा, तो इनकी वैल्यू तुम रखोगे कि P की वैल्यू 2 आएगी, R की वैल्यू भी 2 आएगी और T की वैल्यू भी 2 आएगी। तो ये वेरिएबल दिखाने के लिए अलग अलग है लेकिन है तो एक ही, तो इनको सीधा ही आप ऐड कर दो, 4 3 7 2 9, 9P बटे 4 3 7 और 2, ये 9Q हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, PQ हमें बताना है, तो आंसर यही होगा 2:3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह का अनुपात दिया हो और आपसे इस तरह की कोई वैल्यू पूछी हो, तो बस आपको सीधे ये देखना है कि यहाँ पर जो साइन है ना वो समान होना चाहिए। अगर समान साइन है तो आप सीधे ही इसका रिजल्ट ये अनुपात बता दो। अगर साइन अलग है तो उसको सोल्व कर लो इस तरह से, जैसे मैंने किया 4 3 7 और 2 9, और यहाँ पर अगर माइनस का साइन होता सपोज, तो 3 और 2 5 -4 कितना हो जाता है 1, तो नीचे फिर हमारे पास क्या आता, नीचे फिर हमारे पास सिर्फ 3 आता, फिर 9Q नहीं आता, फिर 3 आता, मतलब कि 1Q ही बचता, सिर्फ एक वैल्यू बचती है हमारे पास और उसकी वैल्यू 3 होती। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सीधे इन क्वेश्चंस को करना, इन पर टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है क्वेश्चंस करने में। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि A अनुपात B, C अनुपात D और E अनुपात F हमें 1:2 दिया हुआ है। तो अब इसका सीधा ही आंसर हम बता सकते हैं 1:2 होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर भी प्लस का साइन था, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दोनों में प्लस का साइन था। ठीक है, तो और ये अनुपात बराबर भी है, तो यही होगा, कर कर देख लो, 3A + 5C + 7E डिवाइड बाय 3B + 5D + 7F। मैं A, C और E को अगर देखूंगा तो A, C और E दोनों ही एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दिखाने के लिए अलग अलग वेरिएबल है लेकिन है तो एक ही वैल्यू, तो इनको मैं ऐड कर दूंगा, 7 3 10 और 5 15। ठीक है, इनमें से कोई भी ले लो, A, C, E में से कुछ भी ले लो, एक ही वेरिएबल को दिखा रहे हैं तो मैंने A ले लिया। इसी तरह से ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये भी 15B बन जाएंगे, तो 15 से 15 कटा, जो A और B का रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वही अनुपात हमारा इसका होगा पूरे का। तो A अनुपात B हमें 1:2 दिया हुआ है, तो वही मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर हम आज देख लेते हैं कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, कि हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं जो कि 3:2:5 में है,
और उनके वर्गों का योग हमें दिया हुआ है 1862। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या होगी। पहले तो आप ये बताओ कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी। एक संख्या 3 है तो दूसरी 2 है और तीसरी 5 है, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर 2 यूनिट ही होगी, क्योंकि अनुपात दिखा क्या रहा है कि अगर पहली संख्या 3 है, अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 2 होगी और तीसरी संख्या 5 होगी, तो 2 होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। और इनके वर्गों का योग मुझे दिया हुआ है, वर्गों का योग 3 का वर्ग कितना होगा 9, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 5 का वर्ग होगा 25। लेकिन यहाँ हमें एक बात और समझनी होगी छोटी सी, क्या वैसे तो हम इसे सीधा कर देंगे कि ये आएगा 25 4 29 और 9 38 हमारे पास, और 38 का मान हमें दिया हुआ है 1862, तो ये 19 दूनी 68, 19 दूनी 38 होता है। ठीक है, तो 2 से काटा 9 3 1 2 नाम 18 2 3 ठीक है 19, ये जाएगा 19 चौके 76 और 19 90 49, तो ये 49। लेकिन अब यहाँ पर हम गलती कर देंगे कि हम फाइनल आंसर 49 कर देंगे और ये हमें ऑप्शन में भी मिलेगा, जबकि ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा समझो, कि देखो यहाँ पर ये अनुपात में थी तो इनके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैं मान लेता हूँ k है। जब मैंने इनके वर्गों का योग किया तो इनका वर्ग होगा तो इस k का भी तो वर्ग होगा, तो एक्चुअल में ये 9k स्क्वायर 7k स्क्वायर और 25k स्क्वायर होगा। यहाँ हम k की वैल्यू इसी को मान लेते और यहाँ पे हम 49 इंटू 2 कर देते और 49 इंटू 2 98 हमारा फाइनल आंसर कर देते, है ना। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे k का भी स्क्वायर हुआ, तो जब मैंने इनको ऐड किया तो ये 38 का k स्क्वायर बना, तो यहाँ पे k की बजाय k स्क्वायर हो जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 7, तो k का जो मान आएगा ना वो 7 आएगा, 49 नहीं। और हमें 2 की वैल्यू चाहिए तो ये 14 होगी, तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 14 होगी, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। तो वर्गों का योग बोला जाता है, क्यूब करने को घन बोला जाता है, घन करने को बोला जाता है, या फिर डिवाइड करने को कुछ भी किया जाता है। तो अगर स्क्वायर कर रहे हैं या क्यूब कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ भी वो ऑपरेशन करना होगा। अगर हमें वर्ग करवाया है तो इनका भी वर्ग हो रहा होगा, घन करवाया है तो इनका भी घन हो रहा होगा। ठीक है, बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कि x अनुपात y हमें दिया हुआ है और हमसे बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमें इनका अनुपात बताना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर पहले तो मैं इसे थोड़ा सोल्व ही कर लूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये अनुपात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का, तो ये इससे कट जाएगा। हमें बताना क्या है, हमें एक्स वाई बताना है, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई होगा क्या 4 होगा। अगर अनुपात में बताना है तो 4 ही होगा, 4 अनुपात 1। हमें अनुपात बताना है तो 4 अनुपात 1 हमारा क्या होगा फाइनल, क्योंकि नीचे 1 होगा और x प्लस वाई कितना है 4, तो ये 4 अनुपात 1 मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और उनको करने के लिए कुछ अच्छे तरीके देखेंगे, जैसा हमने आज जाना कि जितना हम 3-4 तरीके से हमने क्वेश्चन को किया, कुछ अच्छे तरीके भी उसमें जाने। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको रेगुलर अपडेट्स भी वहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाता है पहले। ठीक है।